आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यांगलिंग अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। उसके सामने खड़ा है शूरा देवता, जिसकी ताकत के सामने पूरा डॉलो महाद्वीप कांप पता है। लेकिन इस बार शूरा देवता को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह जिस इंसान को कमजोर समझकर चुनौती दे रहा है, वही इंसान आज उसे उसकी सबसे बड़ी हार देने वाला है। तो आखिर यांगलिंग ने शूरा देवता को कैसे हराया, और उसकी इस हरकत के बाद देवताओं की दुनिया में क्या बड़ा हंगामा मचा? चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। दुनिया हमेशा यही मानती आई थी कि 5 सोल हॉल में सिर्फ 7 बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं। लेकिन जब तुम खून से सने बादलों को चीरते हुए वापस लौटे, तो पूरा डॉलो महाद्वीप तुम्हारी असली ताकत देखकर कांप उठा। बिबी डोंग को अचानक एक ऐसी भयानक दबाव भरी शक्ति महसूस हुई कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इतना जबरदस्त दबाव उसने कभी हजारों धाराओं का सामना करते हुए भी महसूस नहीं किया था। वह अपने शरीर का कांपना रोकते हुए बोली, जो हुआ डॉलुओ, जाकर देखो आखिर हुआ क्या है। जो हुआ डॉलुओ ने मुश्किल से दीवार का सहारा लिया और पोप हॉल से बाहर निकलकर उस भयानक शक्ति के स्रोत की ओर देखा। वह शादकी के पीक पहुंचा। शूरा देवता के नाम पर दंड मिलना चाहिए, यह शूरा की 7 हत्याओं का नियम था। 7 तलवारों की शक्ति एक साथ जुड़ते ही उनकी ताकत 7 गुना बढ़ गई। अगले ही पल शूरा की हत्या की शक्ति और 7 किल तलवार की शक्ति आपस में टकरा गई। दोनों तरफ की तलवारों की शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करने लगीं और उनके टकराव से एक ऐसा प्रकाश का गोला पैदा हुआ जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को निगलने वाला हो। शूरा देवता ने अपनी डिवाइन सेंस को जलाना शुरू कर दिया। उसके अंतिम हमले की शक्ति अचानक कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसी समय यांग लिंग की 7 किल तलवार की शक्ति भी तेजी से बढ़ने लगी। शूरा देवता को देखकर यांग लिंग के मन में जरा भी डर नहीं था। उसका अटूट संकल्प 7 किल तलवार को महसूस हो चुका था। और उसी क्षण तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने डिवाइन पावर का विश्लेषण कर लिया। तुम्हारी शक्ति में अब एक रहस्यमय डिवाइन नेचर मौजूद थी। यांग लिंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में लगातार डिवाइन पावर से जुड़ी जानकारी प्रवेश कर रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी डिवाइन पावर को 7 किल तलवार में डाल दिया। अगले ही पल 7 किल तलवार से निकली भयानक शक्ति सीधे उस चमकते हुए प्रकाश के गोले में जा टकराई। शूरा देवता के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। यह कैसे संभव है? देवताओं की दुनिया में कभी भी किसी इंसान में ऐसी विशेष शक्ति दिखाई नहीं दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, यांग लिंग की 7 किल तलवार सीधे शूरा देवता की शक्ति पर जा गिरी। एक भयानक विस्फोट हुआ। शूरा देवता की डिवाइन पावर पूरी तरह से टूट गई और का शरीर आसमान से नीचे गिरते हुए जमीन पर जा पटका। यह यांग लिंग की 70 वर्षों की यात्रा, उसके पिछले जन्म के 5000 वर्षों के ज्ञान और इस जीवन में जमा की गई अनगिनत शक्तियों का परिणाम था। इन सभी शक्तियों के मिलन से आखिरकार एक ऐसी ताकत पैदा हुई थी जो एक इंसान को भी देवता को काटने की क्षमता दे सकती थी। शूरा देवता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह हार चुका है। एक साधारण इंसान की शक्ति से एक देवता वास्तव में हार गया था। शूरा देवता ने यांग लिंग को देखते हुए कहा, तुम में काफी ताकत है। शायद भविष्य में तुम देवताओं की दुनिया में भी आ सको। मेरा एक काम कर दो, नीचे मौजूद उस लड़के की जान बख्श दो। बदले में मैं तुम्हें भविष्य में एक इच्छा पूरी करने का वादा करता हूँ। शूरा देवता की आवाज अब भी घमंड से भरी हुई थी। लेकिन यांग लिंग ने अपनी 7 किल तलवार को वापस रख लिया और नीचे देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ मेरी एक डिवाइन सेंस को हराकर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपना एहसान दोगे? तुमने अभी तक अपनी असली ताकत देखी ही नहीं है। अगली बार अगर तुमने मेरे सामने अपना घमंड दिखाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। यह सुनते ही शूरा देवता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान उसके सामने इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। लेकिन तभी यांग लिंग को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देवताओं की दुनिया से देख रहा है। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर सीधे देवताओं की दुनिया की ओर मिडल फिंगर दिखा दी। अगर दोबारा मुझे परेशान किया, तो मैं खुद देवताओं की दुनिया में आऊंगा। यह दृश्य देखकर देवताओं की दुनिया में मौजूद शूरा देवता पूरी तरह भड़क उठा। वह बड़ी मुश्किल से डॉलो महाद्वीप पर आया था, लेकिन यहाँ एक इंसान ने न सिर्फ उसकी डिवाइन सेंस को हरा दिया था, बल्कि अब उसे खुलेआम मिडल फिंगर भी दिखा रहा था। शूरा देवता गुस्से में दहाड़ उठा, नहीं को मरने नहीं दिया जा सकता। इसके बाद उसने फिर से अपनी डिवाइन सेंस की एक किरण भेजने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वह शूरा मंदिर से बाहर निकली, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। अगले ही पल उस डिवाइन सेंस को सीधे कुचल दिया गया। उसी समय देवताओं की दुनिया में राक्षस देवी की हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, शूरा देवता, आखिरकार तुम्हारा भी यह दिन आ ही गया। शूरा देवता गुस्से में मंदिर से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह और भी ज्यादा भड़क गया। वहां अच्छाई, बुराई, विनाश और जीवन, चारों महान देवता खड़े थे, और सभी लोग गुस्से से राक्षस देवी को घूर रहे थे। शूरा देवता तुरंत समझ गया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। राक्षस देवी जोर जोर से हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही समझे, मैंने ही तुम्हारी शिकायत की थी। जिस क्षण तुम्हारी डिवाइन सेंस ने मानव दुनिया में हस्तक्षेप किया, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल हवा में एक विशाल स्क्रीन दिखाई देने लगी। उस स्क्रीन पर शूरा देवता और यांग लिंग के बीच हुई पूरी लड़ाई दिखाई दे रही थी। असल में राक्षस देवी का प्लान यह था कि पहले शूरा देवता यांग लिंग को खत्म कर दे, और उसके बाद वह शूरा देवता के नियम तोड़ने की शिकायत चारों महान देवताओं से करने वाली थी। लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि परिणाम इतना मजेदार होगा। शूरा देवता खुद ही एक इंसान से हार गया था। चारों महान देवताओं की नजरें शूरा देवता पर टिक गईं। शूरा देवता का चेहरा लाल हो चुका था और वह शर्मिंदगी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। राक्षस देवी ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, चारों महान देवताओं, देखिए, शूरा देवता ने खुद एक मानव सोल मास्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। यह देवताओं की दुनिया के नियमों का सीधा उल्लंघन है, और नियमों के अनुसार यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है। अब अच्छाई के देवता ने शूरा देवता की ओर देखा। शूरा, क्या तुम्हारे पास इस मामले में कहने के लिए कुछ है? शूरा देवता कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मैंने जो किया वह कर चुका हूं। इसके बाद उसने चारों महान देवताओं की ओर देखा और बोला, लेकिन क्या मुझे पहले उस इंसान को सुरक्षित रूप से वहां से निकालने की अनुमति दी जा सकती है? तभी राक्षस देवी तुरंत बीच में बोल पड़ी, रुको, मानव जगत मानव जगत ही है। अब यह मामला और भी गंभीर होने वाला था, क्योंकि एक तरफ शूरा देवता ने देवताओं के नियम तोड़े थे, और दूसरी तरफ यांग लिंग जैसा इंसान पहली बार ऐसा अस्तित्व बन चुका था जो एक साधारण मानव शरीर के साथ देवता को भी हरा सकता था। अब सवाल यह था, क्या यांग लिंग सच में देवताओं की दुनिया के नियमों को बदलने वाला था? और क्या शूरा देवता अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए फिर से मानव दुनिया में कदम रखेगा? क्योंकि एक इंसान और एक देवता के बीच शुरू हुई यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इंसानों की दुनिया है। शूरा, तुम बार बार इसमें दखल क्यों दे रहे हो? दयालु देव राजा बैशो ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, शूरा देवता ने कानून लागू करने के नाम पर खुद ही कानून तोड़ा है। उसने मनमाने तरीके से इंसानी दुनिया के कर्म और भाग्य में हस्तक्षेप किया और देव परिषद के कानून व्यवस्था के अधिकार को छीन लिया। इसलिए तुम्हें शूरा देव मंदिर में 100 साल तक बंद रहना होगा और इस दौरान बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शूरा देव ने धीमी आवाज में आह भरी, लेकिन उसके दिल में यांग लिंग के लिए गुस्सा अब भी भरा हुआ था। वह मन ही मन सोचने लगा, उस दिन उस लड़के ने मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की थी। यांग लिंग, बेहतर होगा कि तुम कभी देव तक पहुंचो ही मत। तभी दयालु देव राजा ने जीवन देव राजा की ओर देखते हुए कहा, जीवन, अपनी दिव्य चेतना का एक हिस्सा अलग करो और उस सफेद बालों वाले छोटे लड़के को जीवन की शक्ति की 3 बूंदें दे दो। इसे शूरा की तरफ से उसके लिए मुआवजा समझो। दयालु देव राजा ने यांग लिंग की प्रतिभा को पहचान लिया था। अगर यह लड़का भविष्य में देवता बन गया तो शायद एक दिन शूरा देवता की जगह लेने की क्षमता भी रख सकता था। जीवन देव राजा ने भी सिर हिलाया। उस बच्चे की उम्र भले ही कम है, लेकिन उसके पूरे बाल सफेद हैं। उसके अंदर मौजूद जीवन की शक्ति का स्रोत इस शक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उधर तियान शहर के बाहर तांग हाओ आसमान से सीधे नीचे गिरते हुए जमीन पर बुरी तरह आकर गिरा। यह किसी साधारण गिरने जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद ही फ्री फॉल स्काई डाइविंग की हो। जमीन पर गिरते ही उसके शरीर की हालत बेहद खराब हो गई। उसके पांचों अंगों में अनगिनत चोटें थीं, उसकी नसें पूरी तरह उलझ चुकी थीं और वह अपने शरीर के अंदर मौजूद एक भी आत्मिक शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी आसमान से एक लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी उंगलियों के बीच तलवार की भयानक ऊर्जा चमक रही थी। यांग लिंग ने ठंडी नजरों से तांग हाओ को देखा और कहा, तुम भी खुद को हाओतियन डू लो कहने के लायक समझते हो? तांग हाओ ने मन ही मन सोचा, अब तो मरना ही बेहतर है। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, आप तो 7 किलिंग डू लो हैं। यांग लिंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं ही हूँ। तांग हाओ ने एक कड़वी हंसी हंसी और अपनी आंखें बंद कर ली।
वह बिना किसी बहाने के मौत का इंतजार करने लगा। उसने तांग सान के लिए भी दया की भीख नहीं मांगी। आखिर एक असली आदमी को मरते समय भी अपनी रीढ़ सीधी रखनी चाहिए। यांग लिंग की उंगली से निकली तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई तांग हाओ की गर्दन के चारों ओर घूमी और अगले ही पल उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। यांग लिंग ने हाथ झाड़ा और तभी उसकी नजर तांग सान और निंग रोंगरों पर पड़ी। तांग सान को पता था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसका दिमाग तेजी से किसी तरह खुद को बचाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसने तुरंत कहा, सीनियर, अगर आप अभी मुझे मारते हैं तो लोग कहेंगे कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक कमजोर व्यक्ति को दबा रहे हैं। ऐसा कीजिए, मुझे 10 साल का समय दीजिए। 10 साल बाद मैं आपसे निष्पक्ष मुकाबला करूंगा। तांग सान को पूरा विश्वास था कि अपने डुअल मार्शल सोल तांग मून के टॉप लेवल हिडन वेपन्स और 9 लेयर जेड हैंड तकनीक की मदद से 10 साल बाद वह यांग लिंग को हरा सकता है। लेकिन यांग लिंग उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। 10 साल? और मैं तुम्हें 10 साल तक बढ़ने का समय दूं? बेवकूफ, असली ताकतवर व्यक्ति कभी अपने दुश्मन को मजबूत होने का मौका नहीं देता। दुश्मन को जड़ से खत्म करना ही असली नियम है। There is no second chance when your enemy is standing right in front of you. अगले ही पल एक तलवार की चमक आसमान को चीरती हुई निकली और तांग सान का सिर भी उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन यांग लिंग को अचानक एक बात याद आई। तांग सान आखिरकार किस्मत का चुना हुआ व्यक्ति था। अगर वह किसी तरह दोबारा जीवित हो गया तो? इस संभावना को खत्म करने के लिए यांग लिंग ने अपनी उंगलियों को हल्का सा मोड़ा। उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा पागलों की तरह घूमने लगी और तांग सान के शरीर को 10,000 8,000 बार काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया। इस बार उसके बाल जितने बड़े टुकड़े तक नहीं बचे। यांग लिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब उसे पूरा भरोसा था कि तांग सान के वापस लौटने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद उसने तांग हाओ के शरीर से 6 आत्मिक हड्डियां और तांग सान की मानसिक आत्मिक हड्डी निकालकर सुरक्षित रख ली। तभी अचानक दूर आसमान में एक गहरी हरी रोशनी चमकी। इतनी खतरनाक और रहस्यमयी शक्ति थी कि यांग लिंग भी उसे तुरंत महसूस नहीं कर सका। अब वहां केवल निंग रोंगरों बची थी। निंग रोंगरों के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। जिंदगी बचाने की उसकी इच्छा ने उसके दिमाग में अचानक अपने दादा द्वारा बताई गई एक बात याद दिला दी। अगले ही पल वह धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और यांग लिंग की टांगों से लिपट गई। वह रोते हुए बोली, पर दादा, मैं रोंगरों हूं। क्या आपको याद नहीं? मैं आपकी छोटी रिश्तेदार हूं। निंग रोंगरों ने रोते हुए अपने रिश्ते को साबित करने की पूरी कोशिश की ताकि किसी तरह उसकी जान बच सके। यांग लिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने निंग रोंगरों को देखा और कहा, छोटी लड़की, रिश्ते का बहाना मत बनाओ। हर इंसान को अपने फैसलों का परिणाम खुद भुगतना पड़ता है। निंग रोंगरों ने तुरंत कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। चेन शिन मेरे सगे दादा हैं, इसलिए आप मेरे रिश्ते में बड़े हैं। यांग लिंग ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, तुमने खुद ही कह दिया कि तुम मेरी सीधी पोती नहीं हो, और फिर भी तुमने मेरे खिलाफ जाकर गलत फैसला लिया। अब तुम यहाँ से बचकर जाना चाहती हो। हालांकि यांग लिंग असल में हर किसी को मारने वाला इंसान नहीं था। इसके अलावा निंग रोंगरों की जान को इस्तेमाल करके वह निंग फेंगजी को चेतावनी भी दे सकता था। तभी अचानक आसमान के दूर छोर पर सफेद रोशनी चमकी। उस रोशनी के भीतर एक बेहद शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा मौजूद थी। यांग लिंग ने तुरंत उस शक्ति को महसूस कर लिया। भाई, कृपया हाथ रोक दीजिए। सफेद रोशनी बिजली की तरह वहां पहुंची और सेवन किलिंग डू लो ने अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करते हुए निंग रोंगरों के पास आकर उसे उठा लिया। जब उसने निंग रोंगरों को आंसुओं से भीगा हुआ देखा तो उसके दिल से राहत की सांस निकली। उसने उसे सहारा देते हुए कहा, भाई, रोंगरों अभी बहुत छोटी है। क्या आप इस बार उसे छोड़ नहीं सकते? सेवन किलिंग डू लुओ जानता था कि यांग लिंग का गुस्सा और हत्या करने का इरादा कितना भयानक था। वह यह भी जानता था कि यांग लिंग की तलवार के सामने कोई भी आसानी से बच नहीं सकता। लेकिन फिर भी वह निंग रोंगरों के लिए खड़ा था। यांग लिंग ने उसे देखा और शांत आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी ने गलती की है, लेकिन एक इंसान के रूप में उसे अपनी गलती की कीमत समझनी चाहिए। अपने रिश्ते की वजह से मैं उसे इस बार छोड़ रहा हूं। उसे वापस ले जाओ। और याद रखना, भविष्य में सही और गलत का फर्क समझे बिना किसी के पक्ष में मत खड़ा होना। इस दुनिया में हर कोई मेरी तरह आसानी से माफ नहीं करता। सेवन किलिंग डू लो ने मन ही मन सोचा, दूसरे लोग तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से बात कर लेते हैं। यांग लिंग ने आगे कहा, हमारे रिश्ते को देखते हुए वापस जाकर निंग फेंगजी को समझा देना कि वह मेरे खिलाफ जाने की कोशिश न करे।
क्योंकि मेरी किलिंग तलवार किसी को नहीं पहचानती। सेवन किलिंग डू लो कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने यांग लिंग की ओर देखते हुए पूछा, भाई आप जानते हैं कि मेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? फिर भी आप उस व्यक्ति की मदद क्यों कर रहे हैं जिसने मेरे पिता की मौत का कारण बनाया? क्या 5 आत्मिक महलों का पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करना सच में सही है? यांग लिंग ने सिर हिलाया और आलस भरी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वह और भी ऊंचे स्तर की शक्ति को चुनौती देना चाहते थे। उनकी मौत के लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अब तुम जा सकते हो। यांग लिंग ने हाथ हिलाया। सेवन किलिंग डू लुओ ने गहरी सांस ली और निंग रोंगरों को लेकर वहां से चला गया। जाते जाते निंग रोंगरों बार बार पीछे मुड़कर सफेद बालों वाले यांग लिंग को देखती रही। उसके अंदर मौजूद पुराना घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। वहीं दूसरी ओर गोस्ट डू लुओ हाउतियन संप्रदाय की ओर एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर रवाना हो चुका था। यांग लिंग ने भी छोटी वू और चियान रेनशु को साथ लिया और वहां से निकल गया। गाड़ी के अंदर बैठी छोटी वू पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके आसपास के साथी मर चुके थे। उसका शिक्षक मर चुका था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन तांग सान भी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। द वर्ल्ड हैड चेंज्ड कंप्लीटली एंड ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट वर लेफ्ट स्टैंडिंग। खुद जल्द ही किसी और की आत्मारिंग बनने वाली थी। यांग लिंग ने चियान रेनश्वे के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फिर एक दिव्य औषधि निकालते हुए कहा, शुएर, इसे खा लो। यह एक बेहद दुर्लभ दिव्य औषधि है। इसे खाने के बाद तुम 60वें स्तर को पार कर जाओगी और तुम्हारा शरीर अजय बन जाएगा। जब तुम आत्मा सम्राट बन जाओगी तब मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगा। चियान रेनश्वे की आंखें चमक उठीं। तोहफा? कैसा तोहफा? यांग लिंग ने सामने खड़ी श्याओ वू की ओर इशारा किया। यही है तुम्हारा तोहफा। चियान रेनश्वे ने श्याओ वू को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। वह हैरानी से बोली, इस लड़की में ऐसा क्या खास है कि यांग अंकल ने इसे खास तौर पर मेरे लिए तोहफे के रूप में बचाकर रखा है? यांग लिंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, उसकी असली पहचान एक इंसान का रूप धारण कर चुकी 10 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर है। जब तुम 60वें स्तर को पार कर जाओगी तब तुम उसकी आत्मारिंग को अपने अंदर समाहित कर सकती हो और इतिहास की पहली ऐसी आत्मा सम्राट बन सकती हो जिसके पास 1 लाख साल पुरानी आत्मारिंग होगी। यह सुनते ही चियान रेनश्वे की आंखें पूरी तरह फैल गईं। 10 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर। उसने हाथ में पकड़ी दिव्य औषधि को देखते हुए फिर श्याओ वू की ओर देखा। लेकिन क्या 60वें स्तर पर सच में 1 लाख साल पुरानी आत्मारिंग को अपने अंदर समाहित किया जा सकता है? यांग लिंग ने कुछ देर सोचा और कहा, सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि वह खुद अपनी इच्छा से बलिदान दे दे। आत्मा जानवर अपनी इच्छा से बलिदान देकर आत्मा योद्धा की आत्मारिंग बन सकती है। चियान रेनश्वे ने श्याओ वू की ओर उंगली उठाई और बोली, यह खुद बलिदान देगी। जिस तरह से यह हमें घूर रही है उससे तो लगता है कि मौका मिलते ही हमें निगल जाएगी। यह मुंह से हाँ जरूर कहेगी, लेकिन मौका मिलते ही हमें मारने की कोशिश करेगी। श्याओ वू की दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसकी गर्दन की नसें फूल उठीं। वह जोर से चिल्लाई, तुम लोगों ने मेरे तीसरे भाई को मार डाला, मेरे गुरु को नुकसान पहुंचाया और मेरे साथियों को भी खत्म कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कभी बलिदान नहीं करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे सामने झुकूंगी नहीं। श्याओ वू यांग लिंग को गुस्से से घूर रही थी और मन ही मन उसे जिंदा चीर डालना चाहती थी। यांग लिंग ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम चुपचाप बलिदान देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं फैसला कर सकता हूँ कि तारा वन के विशाल वानर और आकाश नीले अजगर का शिकार नहीं किया जाएगा। मेरी ताकत से उन दोनों 10 लाख साल पुराने आत्मा जानवरों को मारना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। यह सुनते ही श्याओ वू का गुस्से से भरा चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह तुरंत समझ गई कि यांग लिंग को उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें मेरी असली पहचान कैसे पता? तुम्हें यह कैसे पता कि दामिंग और एयरमिंग मेरे दोस्त हैं? यांग लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराया और बोला, तो बताओ, क्या तुम अपने साथ बचपन से बड़े हुए उन दोनों दोस्तों की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? वे दोनों तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। श्याओ वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो बिल्कुल किसी छोटी लड़की को बहला फुसलाकर फंसाने वाले बड़े खलनायक जैसा लग रहा है, लेकिन असल में यह मेरे लिए ही बुरा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। उसकी ताकत को देखते हुए यांगलिंग के लिए दामिंग और एयरमिंग को पकड़ना बिल्कुल आसान था। ऐसे में खुद बलिदान करना ही शायद सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन क्या यांगलिंग की बात पर भरोसा किया जा सकता था? शाओ वू ने आखिरकार पूछा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? यांगलिंग ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो यह बहुत आसान है।
अपनी आत्मा की शपथ लो कि तुम दामिंग और एरमिंग को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। श्याओ वो तुरंत भड़क उठी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानकर शपथ लूंगी? यांग लिंग ने बिना किसी भाव के कहा। अगर तुम बलिदान देने के लिए तैयार नहीं होती तो उन्हें मारने में मुझे बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने बलिदान नहीं किया तो भविष्य में मैं खुद आकाश नीले अजगर और विशाल वानर को पकड़कर मार डालूंगा और उनकी आत्मारिंग बना लूंगा। यांग लिंग ने चियान रेनश्वे की ओर देखते हुए कहा, शुएर तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। तुम्हारी अगली 4 आत्मारिंग भी 1 लाख साल पुरानी होंगी। चियान रेनश्वे यह सुनकर बेहद उत्साहित हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद यांग अंकल। उधर नरक देवता से हुई लड़ाई के दौरान यांगलिंग को बहुत बड़ा लाभ मिला था। उसने आत्मा योद्धा और देवता के बीच मौजूद विशाल अंतर को महसूस किया था और अपने भीतर नरक देवता की शक्ति का एक अंश भी बचाकर रख लिया था। उसी शक्ति की मदद से उसने तांग हाओ के शरीर में मौजूद नरक देवता की चेतना को हरा दिया था। तभी अचानक तंत्र की आवाज गूंजी, डिंग। तुम्हारी आत्मा शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और तलवार के पंखों में जबरदस्त उन्नति हुई है। उसकी आत्मा शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और तलवार के पंखों की साधना एक साथ बढ़ने लगी। लड़ाई के दौरान यांग लिंग ने दिव्य शक्ति की संरचना का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और उसे एक नई समझ प्राप्त हुई। उसकी समझने की गति अचानक कई गुना तेज हो गई। उसकी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी और आत्मा शक्ति के अत्यधिक तेजी से बढ़ने के कारण उसमें एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। तभी अचानक उसके अराजक मानसिक समुद्र में तेज रोशनी फैल गई। हरी चमकदार रोशनी ने पूरे मानसिक समुद्र को रोशन कर दिया और उसी रोशनी के बीच एक बेहद खूबसूरत महिला अचानक प्रकट हो गई। यांग लिंग ने चारों ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह मेरा मानसिक समुद्र है। तुम कौन हो? सामने खड़ी महिला बेहद सुंदर थी। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और उसने हल्के रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी जो हवा में धीरे धीरे लहरा रही थी। यांग लिंग अब पूरे आत्मा महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके मानसिक समुद्र में बिना अनुमति प्रवेश करने की क्षमता केवल किसी देवता के पास ही हो सकती थी। महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यांग लिंग ने बिना किसी घबराहट के कहा, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम एक देवता हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम कौन हो। अभी अभी मेरी नरक देवता से लड़ाई हुई है, इसलिए तुम उसी मामले की वजह से यहाँ आई हो, है ना? महिला ने हल्के से सिर हिलाया। तुम सच में बहुत समझदार हो। हाँ, मैं नरक देवता के मामले की वजह से आई हूँ। देवताओं की दुनिया न्याय और नियमों से चलती है। नरक देवता का मानव संसार में उतरना हमें समय रहते पता चल गया था। यांग लिंग के विचारों को महसूस करके वह बेबसी से सिर हिलाने लगी और बोली, उसने देवताओं की दुनिया की प्रतिष्ठा पूरी तरह खराब कर दी है। यांग लिंग मन ही मन बुदबुदाया, अगर तुम लोगों को पता नहीं चलता तो क्या मैं बेकार में मर जाता? उसने मन ही मन नरक देवता के खिलाफ एक और हिसाब लिख लिया। जब मैं खुद देवता बनूंगा तब जरूर उसके देवता मंदिर पर हमला करूंगा। यांग लिंग ने सीधे पूछा, तो फिर आप मुझे मुआवजे के रूप में क्या देने वाली हैं? जीवन देवी ने अपनी दिव्य चेतना को हिलाया और तुरंत जीवन के स्रोत की 3 बूंदें प्रकट हो गईं। ये 3 बूंदें मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती हैं और मांस को हड्डियों पर वापस उगा सकती हैं। यांग लिंग ने उन्हें देखा और कहा, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर यह मुआवजा है तो क्या आप यह जांच सकती हैं कि मेरे शरीर में नरक देवता ने कोई छिपी हुई चाल या जाल तो नहीं छोड़ा? जीवन देवी ने उसकी शक्ति को ध्यान से जांचा और कहा, यह शुद्ध नरक देवता की शक्ति है। इसमें कोई छिपी हुई चाल या जाल नहीं है। यह देवताओं की दुनिया की ओर से मुआवजा है। अब तुम निश्चिंत होकर वापस जा सकते हो। लेकिन यांग लिंग ने सिर हिला दिया, मुझे मानव संसार में किसी चीज का डर नहीं है। जहां तक जीवन के स्रोत की बात है वह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश और अपनी मानसिक शक्ति का भी एक अंश दे सकती हैं? मैं देवता बनने का रास्ता खोज रहा हूँ। जीवन देवी कुछ देर तक उसे देखती रही और आखिरकार बेबस होकर बोली, ठीक है। जीवन के स्रोत की 3 बूंदें तो मैं तुम्हें वैसे भी दे रही हूँ। अपनी दिव्य शक्ति और मानसिक शक्ति का एक अंश भी तुम्हें दे सकती हूँ। यांग लिंग ने तुरंत पूछा, इसके बदले आपकी कोई शर्त है? जीवन देवी ने हाथ उठाया और अचानक उसके सामने एक चमकदार शक्ति का गोला प्रकट हो गया। नमूना अभी बहुत छोटा है। वापस लौटने के बाद पहले कियान दाओ लियू से थोड़ी एंजेल गॉड पावर लेनी होगी। फिर सी गॉड आइलैंड जाकर वहां से सी गॉड की शक्ति भी हासिल करनी होगी। और हाँ, बीबी डोंग के पास मौजूद राक्षस देवता की शक्ति को भी भूलना नहीं है। यांग लिंग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह तुरंत 5 आत्मा महल की ओर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा उसे अचानक 2 बेहद शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों का एहसास हुआ। इनमें से एक की आभा विशेष रूप से एंजेल गॉड की शक्ति जैसी थी।
यांग लिंग ने तुरंत अपनी आभा छोड़ दी। अगले ही पल उसकी साथ हत्यारी तलवार बाहर निकल आई और एक खून जैसी लाल ऊर्जा की किरण सीधे आसमान को चीरती हुई बादलों के पार जा पहुंची। वह दृश्य बेहद भव्य और चौंकाने वाला था। यांग लिंग ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, जब आ ही गई हो तो छिप क्यों रही हो? बीबी डोंग, क्या मुझे तुम्हें खुद बुलाने आना पड़ेगा? बादलों के ऊपर मौजूद बीबी डोंग का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि उसने देवता बनने की परीक्षा शुरू कर दी थी, लेकिन वह अभी तक पूर्ण रूप से देवता नहीं बनी थी। और इस समय उसके सामने एक नहीं बल्कि दो बेहद शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, यांग लिंग और कियान दाओलिउ। सच कहें तो इस स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक था। बीबी डोंग की आवाज आसमान में गूंजी, मेरे पास कुछ जरूरी काम है, अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर बीबी डोंग मुड़ी और वहां से निकलने लगी। लेकिन तभी यांग लिंग ने अपना हाथ उठाया। कुछ हल्की लाल तलवार ऊर्जा आसमान में उठी और सफेद बादलों को चीरते हुए बीबी डोंग को चारों ओर से घेर लिया। उसके चारों ओर की पूरी जगह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने लॉक कर दी। बीबी डोंग का चेहरा अचानक बदल गया। मुझे पहले ही पता था। यह पूरा 5 आत्मा महल यांग लिंग और कियान दाओ लियू के साथ मिला हुआ है। मुझसे मिलते ही दोनों ने मुझे निशाना बना लिया। बीबी डोंग ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति का प्रहार किया। लेकिन उसका हमला जैसे ही तलवार ऊर्जा से टकराया, वह पल भर में पिघलकर हवा में गायब हो गया। बीबी डोंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उसने तुरंत अपनी 5 आत्मा तकनीक आत्मा सम्राट की चौथी आत्मा क्षमता का इस्तेमाल किया? उसकी चौथी आत्मा अंगूठी चमक उठी। अगले ही पल उसकी आत्मा शक्ति एक भयंकर हरे रंग के लंबे भाले में बदल गई और सामने मौजूद तलवार ऊर्जा पर जोरदार वार कर दिया। धड़ाम! एक तेज आवाज के साथ तलवार ऊर्जा थोड़ी देर के लिए जरूर रुकी, लेकिन वह टूटी नहीं। बीबी डोंग की धड़कन तेज हो गई। यह कैसे संभव है? मेरी चौथी आत्मा क्षमता इतनी शक्तिशाली है कि सामान्य पदवी प्राप्त आत्मा योद्धा की 8वीं आत्मा क्षमता से भी ज्यादा ताकतवर है। यह हमला शुरुआती स्तर के पदवी प्राप्त आत्मा योद्धा को भी तुरंत खत्म कर सकता है। फिर भी यांग लिंग की इस साधारण सी तलवार बंदिश को मैं तोड़ क्यों नहीं पा रही? दिस इज इम्पॉसिबल। यह उसके लिए पूरी तरह अविश्वसनीय था। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी आत्मा शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। बीबी डोंग का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, मेरी आत्मा शक्ति खत्म हो रही है। उसके मन में अचानक एक ही नाम आया, राक्षस देवता। मुझे बचाओ! यांग लिंग की 7 हत्यारी तलवारों ने सिर्फ बीबी डोंग को कैद नहीं किया था, बल्कि लगातार उसकी आत्मा शक्ति को कमजोर भी कर रही थीं। बीबी डोंग ने चाहे जितना संघर्ष किया, वह उस तलवार बंदिश से बाहर नहीं निकल सकी। दिस इज इम्पॉसिबल। उस समय बीबी डोंग के दिल में पहली बार गहरी निराशा पैदा हुई। ऊपर से कियान दाओ लियू भी आसमान में मौजूद था। दो महान शक्तिशाली योद्धाओं के सामने खड़ी बीबी डोंग को अच्छी तरह पता था कि इस समय उसके जीतने की संभावना लगभग शून्य है। इसलिए उसके पास आखिरी रास्ता ही बचा था। उसने अपनी बुरी मानसिक शक्ति को सक्रिय किया और मन ही मन राक्षस देवता से मदद की गुहार लगाने लगी। यांग लिंग उसकी हर हरकत देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इतना कहते ही यांग लिंग ने बीबी डोंग को छोड़ दिया। कियान दाओ लियू ने बीबी डोंग की ओर एक नजर डाली और फिर यांग लिंग के साथ रथ के अंदर चला गया। जैसे ही बीबी डोंग रथ में दाखिल हुई, उसकी नजर सामने बैठी कियान रेन शुए पर पड़ी। वह हैरान होकर बोली, वह यहाँ क्या कर रही है? क्या उसे अभी स्वर्गीय राजधानी में नहीं होना चाहिए था? यांग लिंग ने अपनी उंगली हल्के से मोड़ी। एक हल्की लाल आत्मा शक्ति फैल गई और कियान रेन शुए को पूरी तरह घेर लिया। अब वह बिना किसी परेशानी के विचित्र आकाश सूत्र का अभ्यास कर सकती थी। यांग लिंग ने कियान दाओ लियू की ओर देखते हुए कहा, कियान चाचा, मुझे एंजेल गॉड की थोड़ी सी शक्ति दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आत्मा शक्ति और देवता की शक्ति के बीच आखिर कितना बड़ा अंतर है। और शायद इसी से मुझे देवता बनने का रास्ता भी मिल जाए। कियान दाओ लियू ने यांग लिंग को देखा। वह जानता था कि यांग लिंग देवता की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है। इसलिए उसने बिना ज्यादा सवाल किए सिर हिला दिया। थोड़ी सी शक्ति ही काफी होगी। कियान दाओ लियू के पीछे अचानक एक विशाल एंजेल की छवि दिखाई दी। उसके हाथ में एंजेल की पवित्र तलवार थी। धीरे धीरे वह दिव्य छवि और भी स्पष्ट होती गई। कियान दाओ लियू ने एंजेल गॉड की शक्ति में से एक बेहद छोटी सी ऊर्जा की किरण निकाली और उसे यांग लिंग के शरीर में भेज दिया। यांग लिंग ने तुरंत उस दिव्य शक्ति को अपने शरीर के भीतर सील कर दिया।
अगले ही पल उसके सिस्टम की आवाज गूंजी। विश्लेषण शुरू। एंजेल गॉड की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। आत्मा शक्ति और देवता की शक्ति के बीच अंतर का विश्लेषण किया जा रहा है। देवता की शक्ति का विश्लेषण पूरा होने की गति बढ़ रही है। यांग लिंग की आंखों में चमक आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद कियान चाचा, उसने एंजेल गॉड की शक्ति को सुरक्षित रूप से अपने शरीर में रख लिया। अब उसके पास देवता की शक्ति के 3 अलग अलग स्रोत मौजूद थे और देवता बनने से वह अब सिर्फ एक कदम दूर था। कियान दाओ लियू ने देवता की शक्ति निकालने के बाद थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन यांग लिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और बीबी डोंग की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है। बीबी डोंग का चेहरा अचानक बदल गया। यांग लिंग ने सीधे कहा, बीबी डोंग, मुझे राक्षस देवता की शक्ति का भी थोड़ा सा हिस्सा दे दो। बीबी डोंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी पुतलियों में अविश्वास साफ नजर आ रहा था। यह कैसे संभव है? मैंने तो कभी अपनी पहचान उजागर ही नहीं की। उसे कैसे पता चला कि मेरे पास राक्षस देवता की शक्ति है? बीबी डोंग ने मन ही मन खुद को शांत किया। चाहे उसे पता भी चल गया हो, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। उसने 2 बार हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे पास राक्षस देवता की कोई शक्ति नहीं है। यांग लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे शरीर से निकलने वाली वह बुरी और पतित आभा मेरी नजरों से छिप नहीं सकती। बीबी डोंग का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैं सच कह रही हूँ। काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती, लेकिन मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। यांग लिंग ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखाने से भी इनकार कर रही हो? बीबी डोंग का दिल अचानक डूबने लगा। वह अच्छी तरह जानती थी कि राक्षस देवता की शक्ति उसकी सबसे बड़ी छिपी हुई ताकत थी। अगर यांग लिंग सच में उस शक्ति को निकाल लेता, तो उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता था। बीबी डोंग ने तुरंत कहा, रुको। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ दिखाई दी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, देवता की शक्ति निकालने से आत्मा योद्धा बेहद कमजोर हो जाता है। और अभी 5 आत्मा महल की ओर सभी शक्तियां इकट्ठा हो रही हैं। अगर इसी समय अलग अलग शक्तियां वहां हमला करने लगें, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। यांग लिंग ने उसकी बात सुनी और अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ लीं। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और 3 उंगलियां दिखाईं। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। लगता था अब वह कोई बड़ा फैसला लेने वाला था। बीबी डोंग, पिछले कुछ वर्षों में सभी बड़ी शक्तियां तेजी से विकसित हुई हैं। अगर तुम्हें भी दिव्य शक्ति चाहिए, तो बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। यांग लिंग ने अपनी 10 उंगलियां आपस में फंसा लीं और बीबी डोंग की ओर देखते हुए बोला, अब तो आखिरकार तुम्हें झुकना ही पड़ा। बीबी डोंग ने बेबसी से उसकी ओर देखा और बोली, तुम मांगोगे और मैं नहीं दूंगी, ऐसा हो सकता है क्या? इतना कहते ही उसने अपनी मार्शल सोल की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने शरीर से राक्षस देवता की दिव्य शक्ति की एक किरण बाहर निकाल ली। जैसे ही वह शक्ति उसके शरीर से अलग हुई, बीबी डोंग का शरीर और आत्मा अचानक आधी कमजोर हो गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा और वह चियान दाओ लियू की ओर देखने लगी। लेकिन चियान दाओ लियू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत भाव से बोला, तुम सच में बहुत कुछ सहन कर सकती हो। बीबी डोंग ने बेबस होकर राक्षस देवता की शक्ति यांग लिंग की ओर फेंक दी। यांग लिंग ने उसे तुरंत ग्रहण कर लिया। उसी क्षण उसके भीतर सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, मेजबान ने राक्षस देवता की दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है। अब आपके पास चौथी दिव्य शक्ति का स्रोत मौजूद है। विश्लेषण और समझने की गति में 15% की वृद्धि हुई है। लेकिन यांग लिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिव्य शक्ति का एक हिस्सा देने के बाद बीबी डोंग इतनी कमजोर हो जाएगी। चियान दाओ लियू ने कहा, उसे बस कुछ समय आराम करने की जरूरत है। इसके बाद वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बीबी डोंग ने कहा, देवता बनने से पहले कोई व्यक्ति अधिकतम 3 दिव्य शक्ति के स्रोत ही जमा कर सकता है। तुमने मेरे शरीर से एक स्रोत ले लिया है, यानी मेरी कुल शक्ति का 1/3 हिस्सा चला गया। यह सुनकर यांग लिंग को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के बीच एक चमकती हुई हरी बूंद प्रकट हो गई। जैसे ही वह बूंद सामने आई, पूरे कमरे में जीवन ऊर्जा फैल गई। शियान दाओ लियू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह आखिर है क्या? यांग लिंग ने अपनी जीवन शक्ति का स्रोत निकाला और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। 8 हिस्से चियान दाओ लियू को और 2 हिस्से बीबी डोंग को देते हुए उसने कहा, यह जीवन की देवी द्वारा दी गई जीवन शक्ति है। जब तक शरीर में थोड़ी भी सांस बाकी हो, इसकी एक बूंद पीने के बाद व्यक्ति तुरंत अपनी पूरी स्थिति में वापस आ सकता है।
चियान दाओलियू ने उस बूंद को निगल लिया। अगले ही पल उसके शरीर की सारी थकान गायब हो गई और उसके बूढ़े शरीर में फिर से चमक लौट आई। उसकी नसों और शरीर के हर हिस्से में जीवन शक्ति दौड़ने लगी और उसकी चोटें पल भर में ठीक हो गईं। चियान दाओ लियू ने यांग लिंग को देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास जीवन का मूल स्रोत है? क्या इसका मतलब है कि तुम जीवन की देवी की परीक्षा स्वीकार कर चुके हो? यांग लिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अभी कुछ समय पहले शूरा देवता स्वयं निचली दुनिया में उतरकर मेरे साथ युद्ध करने आए थे। मैंने उन्हें हरा दिया। इसके बाद जीवन की देवी ने मुझे देवता राजा बनने का मौका दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। चियान दाओलियू यह सुनकर हैरान रह गया। तुमने मना कर दिया? इतनी बड़ी शक्ति और देवता राजा बनने का मौका, और तुमने उसे ठुकरा दिया? यांग लिंग ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी और के रास्ते पर चलकर शक्ति हासिल नहीं करना चाहता। मैं अपने रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अगर मुझे कभी देवता बनना है तो मैं अपनी मेहनत और अपनी शक्ति के दम पर बनूंगा। जो शक्ति खुद हासिल की जाती है उसे कोई छीन नहीं सकता। चियान दाओ लियू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब समझ आया कि तुम केवल 18 साल की उम्र में फेंग हाओ डॉ लुओ कैसे बन गए। तुम्हारा साधना का संकल्प वास्तव में बहुत मजबूत है। बीबी डोंग भी यांग लिंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। उसके मन में यांग लिंग के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। वहीं यांग लिंग के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। He had already made his decision, and no one could change his path. यांग लिंग ने बिबी डोंग की ओर देखते हुए कहा, अब तुम अपने लोगों को चुनो। सबसे शक्तिशाली फेंग हाओ डॉ लुओ को मेरे साथ लेकर चलो। हमें हत्या की राजधानी में जाकर मानव जगत में शूरा देवता की विरासत को पूरी तरह खत्म करना है। दूसरी ओर स्वर्गीय राजधानी में स्थित मून हुआ मंडप पूरी तरह तबाह हो चुका था। तांग युए हुआ खंडहरों के बीच खड़ी थी और उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। उसने एक गार्ड से पूछा, यहाँ आखिर हुआ क्या है? गार्ड ने कांपती आवाज में जवाब दिया, श्लेक के साथ राक्षस शहर के द्वार पर मारे गए। उन्हें बचाने के लिए उनके शिक्षक ने हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया। इसके बाद हाओ तियान डॉ लुओ अपने बेटे का बदला लेने आया, लेकिन पिता और पुत्र दोनों ही मारे गए। तांग युए हुआ ने सदमे में पूछा, हाओ तियान डॉ लुओ भी मारा गया? गार्ड ने सिर हिला दिया। पूरी घटना सुनने के बाद तांग युए हुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, घोड़े तैयार करो, मुझे अभी निकलना है। घोस्ट डॉ लुओ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक बेहद ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचे, जिसकी चोटी बादलों को छू रही थी। घोस्ट डॉ लुओ ने कहा, क्या यही वह स्थान है जहां हाओ तियान संप्रदाय ने दुनिया से छिपकर अपना ठिकाना बनाया है? लगता है आज बिना ज्यादा मेहनत के सही जगह मिल गई। तांग युए हुआ पहाड़ पर चढ़ गई और आखिरकार हाओ तियान संप्रदाय तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वह सीधे तांग शियाओ की बाहों में जा गिरी और रोते हुए बोली, बड़े भाई, दूसरे भाई। वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। तांग शियाओ का दिल सिकुड़ गया। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या? धीरे धीरे सब कुछ बताओ। तांग युए हुआ ने पूरी घटना उसे बता दी। इसके बाद 5 सोल्स हॉल की ओर से पूरे महाद्वीप की सभी शक्तियों को आदेश भेजा गया, 10 दिनों के भीतर 5 सोल्स हॉल में उपस्थित होकर आदेश स्वीकार करो। 7 ट्रेजर ग्लेजर टावर संप्रदाय और ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन कबीले समेत कई बड़ी शक्तियों को यह संदेश मिल चुका था। बैठक अब 7 दिन बाद होने वाली थी। संदेश पढ़ने के बाद तांग शियाओ ने गुस्से में अपने हाथ का चाय का कप कुचल दिया। वह ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, बहुत घमंड है उन्हें। ठीक है, अब मैं खुद 5 सोल्स हॉल जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर वे हमारा विनाश कैसे करते हैं। दूसरी ओर 7 ट्रेजर ग्लेजर टावर संप्रदाय में निंग फेंगजी अपने साथ निंग रोंगरों को लेकर मुख्य भवन में पहुंचा। गुचुआन ने उन्हें देखते ही पूछा, फेंग जी, क्या तुम रोंगरों को वापस ले आए? निंग फेंगजी ने गंभीर स्वर में कहा, उस दिन मेरा कजिन स्वर्गीय राजधानी के बाहर भयंकर नरसंहार कर रहा था। श्लेक के सभी लोग मारे गए, लेकिन उसने रोंगरों को मेरे सम्मान में छोड़ दिया और मेरे लिए एक संदेश भेजा। उसने कहा कि मुझे समझदार बनना चाहिए क्योंकि उसकी 7 किलिंग्स तलवार किसी को नहीं पहचानती। यह सुनकर निंग फेंगजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह मुझे धमका रहा है। क्या उसे नहीं पता कि यू युआन झेन और दोनों साम्राज्यों ने हमें पहले ही संदेश भेज दिया है? गु डॉ लुओ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फेंग जी, 7 किलिंग्स डॉ लुओ के पास हमें धमकाने की पूरी ताकत है। मेरी सलाह है कि दोनों साम्राज्यों के निमंत्रण में शामिल मत होना। कहीं ऐसा न हो कि वह गलत समझ बैठे। निंग रोंगरोंग ने मुंह बनाते हुए कहा, दादाजी, क्या आप रोंगरों के लिए न्याय भी नहीं दिला सकते? गु डॉ लुओ हंसते हुए बोला, दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं। हर बात पर लड़ाई और मारकाट करना ठीक नहीं है। अब इस बूढ़े शरीर को और मत थकाओ। निंग फेंगजी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है।
Meanwhile, the situation across the continent was becoming more and more dangerous. दूसरी ओर ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन कबीले में प्रिंस शेषिन और कई बड़ी शक्तियां यू युआन झेन के निमंत्रण पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए पहुंच चुकी थीं। सभी जानते थे कि आने वाले दिनों में पूरे महाद्वीप की शक्तियों के बीच एक भयंकर टकराव होने वाला था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बैठक पूरे महाद्वीप का भविष्य बदलने वाली है। फाइव सोल्स हॉल ने सभी शक्तियों को केवल आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के पीछे छिपी असली वजह किसी को पता नहीं थी। एक तरफ तांग शियाओ अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तैयार था, तो दूसरी तरफ सेवन ट्रेजर ग्लेजेड टावर संप्रदाय और ब्लू इलेक्ट्रिक ओवरलॉर्ड ड्रैगन कबीला भी अपने अपने फैसले लेने की तैयारी कर रहे थे। अब पूरा महाद्वीप दो शक्तिशाली पक्षों में बंटने वाला था। एवरी मेजर फोर्स वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में था यांगलिंग। उसने एक के बाद एक शक्तिशाली विरोधियों को खत्म कर दिया था। शूरा देवता की विरासत को चुनौती देने के बाद अब उसकी नज़र पूरे मानव जगत की शक्ति व्यवस्था पर थी। अगर सभी शक्तियां फाइव सोल्स हॉल के सामने झुक जाती तो यांगलिंग का प्रभाव पूरे महाद्वीप पर फैल जाता। लेकिन अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो आने वाला युद्ध इतना भयंकर होने वाला था कि पूरा महाद्वीप हिल उठता। दूर कहीं यांगलिंग भी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वह जानता था कि अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। द रियल स्टॉर्म वॉज अबाउट टू बिगिन। स्नो हार्ट प्रिंस ने शहर के दरवाजे पर हुई पूरी घटना यू युआन झेन को बता दी। यह सुनते ही यू युआन झेन गुस्से से दहाड़ उठा, तुमने क्या कहा? शियाओ गैंग और एयर लॉन को मार दिया गया। इस मामले में हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, स्नो हार्ट प्रिंस ने कहा। लेकिन हमारी ताकत शायद फाइव सोल्स हॉल से कम है, यू युआन झेन ने जवाब दिया। इसकी चिंता मत करो। उस समय सेवन ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पैगोडा सेक्ट की मास्टर निंग अगुवाई करेंगी और हमारी युद्ध शक्ति कम से कम 40% बढ़ जाएगी। योर हाइनेस डोंट वरी, वी आर रेडी फॉर वॉर। फाइव सोल्स हॉल में घोस्ट डॉलुओ वापस लौटकर रिपोर्ट देने पहुंचा। सुप्रीम एल्डर, मैंने हाओ तियान सेक्ट का ठिकाना ढूंढ लिया है। वह पूर्व दिशा की एक पहाड़ी चोटी पर छिपे हुए हैं। यांगलिंग ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद उसने एक मानसिक शक्ति वाली सोल बोन निकालकर घोस्ट डॉलुओ को इनाम में दे दी। तभी चेन रेंशवे आगे बढ़ी और बोली, यांग, मैं अब 60वें स्तर पर पहुंच गई हूं। यांगलिंग उसे फाइव सोल्स हॉल की सबसे ऊंची जगह पर ले गया और एक हाथ बढ़ाते ही शियाओ वो उसके सामने प्रकट हो गई। अब यह तुम्हारा है। यहीं पर अपनी सोल रिंग अवशोषित करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चेन रेंशवे ने पूछा। इतने लोगों के सामने 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग अवशोषित करना ठीक रहेगा? क्या इससे लोगों में ईर्ष्या पैदा नहीं होगी? यांगलिंग ने कहा, ईर्ष्या तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं। कोई भी तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी ओर शियाओ वो जमीन पर पड़ी कांप रही थी। वह बोली, मरने से पहले क्या मुझे एक बार पेट भरकर खाना मिल सकता है? यांगलिंग ने व्यंग्य किया, भूख से मरना हो या पेट भरकर मरना, आखिर फर्क ही क्या है? फिर उसने कहा, श्वेयर, अब शुरू करो। चेन रेंशवे ने एंजेल सेक्रेड स्वॉर्ड से एक वार किया और शियाओ वू का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। कुछ ही पल में उसका शरीर एक सॉफ्ट बोन मैड रैबिट में बदल गया और उसके ऊपर एक रक्तलाल 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग उठने लगी। उससे निकलने वाला दबाव बेहद भयानक था। बीबी डोंग उस लाल रोशनी को देखकर मन ही मन बेहद लालायित हो उठी। तभी चेन दाओ लियू यांगलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसी समय शहर के बाहर भीड़ के बीच से एक फेंग नायेओ डॉलुओ आसमान में उछला और सीधे सोल वैली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वहां पहुंचते ही हवा में स्थिर हो गया। वह डरते हुए बोला, वरिष्ठ, मेरा सोल बोन छीनने का कोई इरादा नहीं है। मैं फाइव सोल्स हॉल में शामिल होने आया हूं। यांगलिंग ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम सोल बोन छीनने आए हो? उसकी आंखों में तलवार की ऊर्जा चमकी। उसने बस अपनी आस्तीन हिलाई और अगले ही पल फेंग नायेओ डॉलुओ खून के धब्बे में बदल गया। उसी समय चेन रेंशवे का चेहरा बदल गया। शियाओ वू की बची हुई उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। चेन दाओ लियू ने कहा, श्वेयर इसे सहन नहीं कर पा रही है। अब भी मदद नहीं करोगे? शियाओ वू की अचानक एक मानवीय रूप में बदल गई और चेन रेंशवे पर हमला करने लगी। तुम अभी तक पूरी तरह मरी नहीं हो? चेन रेंशवे ने हैरानी से पूछा। शियाओ वू की आंखें लाल थीं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले ही पल वह एक विशालकाय राक्षसी खरगोश में बदल गई और हमला कर दिया। चेन रेंशवे की मानसिक शक्ति से बना जाल और एंजेल सेक्रेड स्वॉर्ड दोनों उसके हमले के सामने टूट गए। शियाओ वू दहाड़ते हुए अपनी मानसिक शक्ति के साथ चेन रेंशवे पर टूट पड़ी। सोल रिंग को अवशोषित करते समय कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही पल वहां एक लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति प्रकट हुआ। शियाओ वो उससे टकराकर लोहे की दीवार से टकराने जैसी गति से पीछे जा गिरी। वह अविश्वास से चिल्लाई, यह असंभव है। बाहरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति सोल रिंग के अवशोषण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तुम अंदर कैसे आए? यांगलिंग हवा में खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, मानव सोल मास्टर वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इंसान नहीं बल्कि एक देवता हूं तो? अ ह्यूमन कैनॉट इंटरफियर विद द एब्जॉर्प्शन बट अ गॉड कैन। यह सुनकर चेन रेन श्वे और शियाओ वो दोनों पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। यांग लिंग ने अपनी भौहों के बीच हल्की सी शक्ति प्रकट की और शियाओ वू की सारी कुछ ही पल में गायब हो गई। वहां केवल शांत और शुद्ध सोल पावर बची। अंततः चेन रेन श्वे ने शियाओ वू की 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया और डॉलुओ महाद्वीप के इतिहास में 1,00,000 साल पुरानी सोल रिंग प्राप्त करने वाली पहली सोल मास्टर बन गई। एक दिन बाद डॉलुओ महाद्वीप की सभी शीर्ष शक्तियां 5 सोल्स हॉल में इकट्ठा हुई। 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के मास्टर निंग फेंगजी, ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन सेक्ट के यू युआन झेन, स्नो हार्ट प्रिंस और स्टार लो साम्राज्य के प्रतिनिधि समेत महाद्वीप की लगभग सभी बड़ी शक्तियों के नेता वहां मौजूद थे। सभी लोग यांग लिंग के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी यांग लिंग बड़े कदमों से सभा कक्ष में दाखिल हुआ। उसके सफेद बाल और लाल वस्त्र उसे बेहद ठंडा, गंभीर और शक्तिशाली बना रहे थे। वह सीधे आगे बढ़ा और मुख्य आसन पर जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने पूरे कमरे में मौजूद महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली लोगों को ऊपर से नीचे तक देखा। स्नो हार्ट प्रिंस ने चेन रेन श्वे की ओर गुस्से से देखा। चेन रेन श्वे ने यांग लिंग की शैली की नकल करते हुए हल्की सी उपेक्षा भरी नजर से उसे देखा। यह देखकर स्नो हार्ट प्रिंस के कान गुस्से से लाल हो गए। निंग फेंगजी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, गुस्सा मत करो। तभी एक संदेशवाहक ने कहा, सुप्रीम एल्डर ने हम सभी को यहाँ बुलाया है। लेकिन पता नहीं इसका कारण क्या है। यांग लिंग ने मेज पर अपनी उंगली से हल्की हल्की थपकी दी और कहा, मेरे पास 2 बातें हैं। पहली, 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्टर, ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन सेक्ट, ऑर्मर सेक्ट और अन्य सभी प्रमुख संप्रदाय आज से 5 सोल्स हॉल में विलय हो जाएंगे। उनका नाम बदल दिया जाएगा और सभी शक्तियों का संचालन 5 सोल्स हॉल के अधीन होगा। दूसरी, अगले दिन से डॉक्सिंग और स्टार लुओ दोनों महान साम्राज्य अपनी सत्ता 5 सोल्स हॉल को सौंप देंगे। अब से दोनों साम्राज्यों का प्रशासन 5 सोल्स हॉल द्वारा किया जाएगा। यांग लिंग ने अपनी बात पूरी करके कहा, अब मेरी बात खत्म हुई। कौन इसका समर्थन करता है और कौन इसका विरोध? इतना कहकर उसने अपने शरीर से निकल रही सारी शक्ति और दबाव वापस ले लिया। उसकी नजर एक एक करके निंग फेंगजी, यू युआन झेन, स्नो हार्ट प्रिंस और वहां मौजूद अन्य सभी लोगों पर घूमी। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। निंग फेंगजी ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा, यह। यू युआन झेन गुस्से में खड़े होते हुए बोला, ज्यादा घमंड मत करो। हम इतने सारे शक्तिशाली गुट एकजुट होकर तुम्हारे वुहुन हॉल का विरोध कर रहे हैं। क्या तुम सच में हम सबको अकेले खत्म कर दोगे? तभी शे शिंकिन वांग भी उठ खड़े हुए और बोले, तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? यांग लिंग ने उसे हल्की सी नजर से देखते हुए कहा, छोटे भूत, जो भी मेरा विरोध करता है उसे याद रखना। मीटिंग खत्म होते ही मैं एक एक करके सबके घर जाऊंगा और हिसाब चुकता करूंगा। तभी यू युआन झेन ने देखा कि बीबी डोंग बीच में ही मीटिंग हॉल में आ गई हैं। वह तुरंत भड़कते हुए बोला, तुम सच में हमारे घर तक जाकर हिसाब चुकता करने वाले हो? क्या तुमने पोप को भी अपनी नजरों में कुछ नहीं समझ रखा? यांग लिंग हल्का सा हंसा और बोला, छोटे भूत, ध्यान से सुनो। ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन ने मुझे बार बार चुनौती दी है। मीटिंग खत्म होते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन में जाऊंगा। यह सुनते ही घोस्ट डॉलो उत्साह से अपनी कलम निकालकर लिखने लगा। यू युआन झेन ने कई बार सुप्रीम एल्डर्स का अपमान किया था और उनके सामने भी घमंड दिखाया था। तभी यू युआन झेन गुस्से में दहाड़ा, घोस्ट डॉलुओ, तुमने आखिर किया क्या? उसी समय एक तेज आत्मिक शक्ति की लहर घोस्ट डॉलुओ की ओर बढ़ी, लेकिन 96वें स्तर की सीमा में प्रवेश कर चुके घोस्ट डॉलुओ ने उसे बेहद आसानी से रोक दिया। तभी यू युआन झेन ने दरवाजे से अंदर आती बीबी डोंग की ओर देखा और बोला, ओप, क्या आप बस यूं ही देखती रहेंगी कि वह आपको नजरअंदाज करके खुद आदेश जारी करता रहे? बीबी डोंग ने बेहद शांत भाव से जवाब दिया, सुप्रीम एल्डर को वुहुन हॉल के मामलों की व्यवस्था करने का अधिकार है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं पूरी तरह उनका सहयोग करूंगी। यांग लिंग ने अपनी नजरें कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों पर घुमाईं और पूछा, अब और कौन मेरे फैसले का विरोध करता है? तभी शिंगलो साम्राज्य का राजकुमार मेज पर हाथ पटक कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज बेहद भारी थी
हमारे शिंगलो साम्राज्य के पास लाखों सैनिक हैं और हमारी सेना बेहद शक्तिशाली है। क्या तुम सच में हमसे युद्ध करना चाहते हो? घोस्ट डॉ लुओ तुरंत आगे बढ़ा और बोला, वो हून हॉल को चुनौती देने वाला शिंगलो साम्राज्य का राजकुमार मौत का हकदार है। इतना कहते ही निंगफेंग जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मैं निंगफेंग जी सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड टावर क्लैन के साथ वो हून हॉल में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अब से हम आपके आदेश का पालन करेंगे। यह देखकर गुरोंग, चेन शिंग और यांग लिंग के बीच के रिश्ते को समझने वाले लोग मन ही मन सोचने लगे कि सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड टावर क्लैन ने समय रहते पाला बदल लिया है। अब वह वुहुन हॉल के हाथों की कठपुतली बन चुका था। शे शिंग किनवांग और यू युआन झेन दोनों अवाक रह गए। तुमने अभी क्या कहा? निंगफेंग जी एक कदम पीछे हटते हुए उनसे दूरी बनाने लगा और बोला, यू सम्राट, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। कृपया मेरे बारे में गलतफहमी मत पालिए। इसके बाद निंगफेंग जी ने तुरंत अपना फैसला बदलते हुए कहा, मैं सेवन ट्रेजर्स हॉल के नाम से वुहुन हॉल की सेवा करूंगा। यांग लिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, अच्छा है, तुम काफी समझदार निकले। यह देखकर जियांग जियाक्लैन के प्रमुख हु यान झेन ने भी तुरंत हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं हु यान झेन जियांग जियाक्लैन के साथ वुहुन हॉल में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। अब से हमारा नाम जियांग जिया हॉल होगा। तभी एक अन्य व्यक्ति अचानक खड़ा होकर बोला, अगर हम तुम्हारे साथ शामिल होने से इनकार कर दें तो तुम हमारा क्या कर लोगे? यांग लिंग ने धीरे धीरे मेज पर उंगलियां थपथपाईं और शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, तुम्हें मौत दूंगा। उसी क्षण उसकी उंगलियों के बीच से हल्की लाल तलवार की ऊर्जा बाहर निकली और घूमती हुई व्हाइट टाइगर क्लैन के प्रमुख की गर्दन के चारों ओर एक चक्कर लगा गई। अगले ही पल उसका सिर सीधे शरीर से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। यह बेहद तेज और निर्दयी कार्रवाई देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के शरीर में ठंडक दौड़ गई। शिंगलो साम्राज्य का राजकुमार आंखें फाड़कर बोला, भले ही तुम हम सबको मार डालो, हम फिर भी कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। शे शिंग किनवांग ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हमारा तियानदा साम्राज्य भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यू युआन झेन ने भी बिना किसी डर के कहा, ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन के वंशज सिर्फ मरना जानते हैं, घुटने टेक कर जीना नहीं। यांग लिंग ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। आज तुम लोग वापस जाओ और अपने अपने सम्राटों को मेरा संदेश दे दो। कह देना कि वुहुन हॉल जल्द ही तुम्हारे साम्राज्यों में पहुंचेगा और जो भी हमारा विरोध करेगा उसके खिलाफ सीधे सिर काटने की कार्रवाई की जाएगी। अब निकलो। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शे शिनकिन वांग ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम हमें मारोगे नहीं? यांग लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम लोग कभी मेरे असली दुश्मन थे ही नहीं। अब जल्दी जाओ और यह खबर अपने अपने साम्राज्यों तक पहुंचाओ। युद्ध की तैयारी करो। इसके बाद घोस्ट डॉ लुओ ने उन तीनों को जबरन सभा कक्ष से बाहर निकाल दिया। निंगफेंग जी, हु यान झेन और बाकी लोग मन ही मन बेहद खुश थे। हु यान झेन को लगा कि यांग लिंग ने उसे चेहरा बचाने का मौका दिया है, इसलिए वह तुरंत अपनी वफादारी साबित करने के लिए बोला, मेरे पास एक सुझाव है। उन दोनों राजकुमारों को मुझे सौंप दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि वे कभी अपने साम्राज्य वापस नहीं लौट पाएंगे। यांग लिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, लेकिन मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहता हूं। मैंने कहा है कि मैं जाकर सिर काटने की कार्रवाई करूंगा, तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। फिर उसने घोस्ट डॉ लुओ की ओर देखा और कहा, छोटे भूत, जाकर सभी सुप्रीम एल्डर्स, बड़े बुजुर्गों और वुहुन हॉल के सभी टाइटल्ड डॉ लुओ को बुलाकर लाओ। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वुहुन हॉल के सातों सुप्रीम एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग, युए गुआन, घोस्ट सी शे, शी लोंग और बाकी सभी टाइटल्ड डॉ लुओ एक एक करके सभा कक्ष में पहुंच गए। कुछ ही समय में वुहुन हॉल के सभी टाइटल्ड डॉ लुओ वहां मौजूद थे। निंगफेंग जी ने सभा कक्ष में मौजूद दर्जनों शक्तिशाली टाइटल्ड डॉ लुओ को देखा और मन ही मन राहत की सांस ली कि उसने समय रहते आत्मसमर्पण कर दिया। यांग लिंग ने घोस्ट डॉ लुओ और चेन रेन शुए को बैठने का इशारा किया और फिर अगली योजना समझाने लगा। मैंने डॉ लुओ महाद्वीप में घूमते हुए बहुत कुछ देखा है। मैंने देखा है कि कितने ही आत्मा गुरु और कुलीन लोग आम नागरिकों को गुलाम समझते हैं। दे बिलीव दैट पावर गिव्स देम द राइट टू कंट्रोल एवरीवन। लेकिन अब यह सब बदलना होगा। आत्मा गुरु और कुलीन लोग भी इंसान हैं और आम नागरिक भी इंसान हैं। किसी को भी सिर्फ अपनी शक्ति या जन्म के कारण दूसरों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए आज से हम एक नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। अब आप सभी खुलकर अपनी राय रखिए और मिलकर इस योजना पर विचार कीजिए। सभी लोग खुलकर अपनी राय रखिए और मिलकर सोचिए कि की शक्ति को किस तरह सीमित किया जाए और ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो पूरे महाद्वीप में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रख सके। बीबी डोम के होठों पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। वह धीमे स्वर में बोली, क्या सच में ऐसा किया जा सकता है?
यांग लिंग ने गंभीरता से कहा, ओप, जब मैं छोटा था तब मैंने भी अपमान और भेदभाव सहा है। बीबी डोंग चुप रही, लेकिन उसके दिल में यांग लिंग के लिए सम्मान और बढ़ गया। हालांकि उसके मन में एक शिकायत भी जन्म लेने लगी, काश बचपन में मुझे भी ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था मिली होती। तभी चेन दाओलियू भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर बोला, यांगलिंग, मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करता हूँ। सिर्फ 3 दिनों के अंदर सुधार योजना का पहला चरण जमीन पर लागू हो गया। यांगलिंग ने आधुनिक दुनिया की कई व्यवस्थाओं और कानूनों के बारे में चेन दाओलियू को बताया। इसके बाद स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव करके ऐसे नए कानून तैयार किए गए जिनका उद्देश्यों की शक्ति को नियंत्रित करना और आम लोगों की रक्षा करना था। मीनवाइल वुहुन हॉल के मुख्य द्वार के सामने युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। यांग लिंग ने चेन रेन शुए, बीबी डोंग, सी शुए, शी लोंग और बाकी शक्तिशालियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग शिनलो साम्राज्य की ओर जाओ और वहां सुधारों का विरोध करने वाले सभी शक्तिशाली लोगों के खिलाफ सिर काटने की कार्रवाई शुरू करो। जीत हासिल करने के बाद शिंगलो साम्राज्य का नाम बदलकर ताइपिंग साम्राज्य कर दिया जाएगा। इसके बाद यांग लिंग ने घोस्ट डॉलुओ, जू डॉलुओ और बाकी शक्तिशाली योद्धाओं की ओर देखा और कहा, तुम पांचों अपने अपने साथ 4-4 लेकर तियानदा साम्राज्य जाओ और वहां नई व्यवस्था लागू करो। जो लोग जिद करके विरोध करें उन्हें सीधे कुचल देना। डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग विद दोज हु रिफ्यूज टू चेंज। तभी एक योद्धा आगे बढ़कर बोला, यह जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद फेंग हाओ डॉ लो के नेतृत्व में एक एक करके कई शक्तिशाली दल वुहुन हॉल से रवाना होने लगे। यांग लिंग ने पीछे मुड़कर निंग फेंगजी, वुरोंग और चेन शे की ओर देखा और कहा, ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन क्लैन की जिम्मेदारी अब तुम लोगों की है। चेन दाओ लियू ने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए गंभीर आवाज में कहा, अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो तुरंत संदेश भेजना, इस मामले में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यांगलिंग मुस्कुराया और बोला, दादा, आप यहाँ सुप्रीम एल्डर हॉल में रहकर पूरे मुख्यालय को संभालिए, मैं सी गॉड आइलैंड जा रहा हूँ। वहां से पोसीसी को वापस लेकर आऊंगा और उसे आपकी बहू बना दूंगा। यह सुनते ही चेन दाओलियू का चेहरा काला पड़ गया। वह गुस्से में बोला, लड़के, तुम आखिर बोल क्या रहे हो? पोसीसी समुद्र की शक्ति का इस्तेमाल करती है और उसकी ताकत लगभग देवता के स्तर तक पहुंच चुकी है। यह बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। यांगलिंग जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं तो काफी समय से पोसीसी को चुनौती देना चाहता था, अब आखिरकार मौका मिल ही गया है। अब आगे यांगलिंग और पोसीसी के बीच क्या होने वाला है? क्या यांगलिंग सच में पोसीसी को हराकर उसे अपनी दादी की बहू बना पाएगा? और दूसरी तरफ तियानडॉ और शिंगलो साम्राज्य में शुरू हुई यह नई व्यवस्था क्या सच में सफल होगी? यह जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब